وہ अचानक उड़ान भरता अंधेरे की चादर चीरता हुआ नमूदार हुआ और बहुत आहिस्तगी से छत की दीवार पर उतर गया। उधर वो छत पर उतरा और उधर छत के नीचे गहरी नींद सोती हुई सारा खौफजदा होकर जाग उठी। कमरे में तारीकी का राज था और हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। सारा ने घबराकर अपने दाएं जानब हाथ बढ़ाया और उसके हाथ ने किसी के वजूद को महसूस किया और वो बेइख्तियार उस वजूद से लिपट गई। सारम को कच्चे रास्ते पर कोई आधा किलोमीटर गाड़ी ड्राइवर करना पड़ी और तब उसे सामने एक मकान नजर आया और ये ऊंचाई पर बना हुआ था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए 4-5 सीढ़ियां थी और सफेद रंग का दरवाजा था, जबकि मकान पर सफेदी फिरी हुई थी और दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड आविज़ा था जिस पर लिखा था आस्ताना कमालिया। सारम ने सीढ़ियों के नज़दीक गाड़ी पार्क कर दी और दोनों गाड़ी से निकल आए। यार इसरार, तुम मुझे कहाँ ले आए? लगता है कि इस मकान में कोई नहीं, सारम ने कहा। और इसरार नासर ने कोई जवाब ना दिया और वह मुस्कुराता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे पर पहुंचा और आहिस्ता से दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा बजाकर वह पीछे पलटा तो उसे एक ऐसा मंजर नजर आया कि उसका दिल दहल गया। वो यकदम चीखा, सारम भाई! और उसकी खौफजदा चीख सुनकर सारम परेशान हो गया। उसने समझा कि इसरार ने दरवाजे पर कुछ देख लिया है और उसने घबराकर इसरार की तरफ देखा, लेकिन वो तो उसे देखकर खौफजदा हुआ था। इसरार दरवाज़ा बजाकर सारम की तरफ घूमा तो उसने तीर की तरह एक अच्छे खासे बड़े गिद्ध को सारम की तरफ झपटते देखा और वह जसीम गिद्ध जिसके पंजे सुर्ख थे अचानक ही फिजा में नमूदार हुआ था और अब बड़े जारहाना अंदाज में सारम पर टूट पड़ने को था। और इसरार इस दहशतनाक मंजर को देखकर लर्ज गया और उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकली और उसने सारम को नीचे बैठने का इशारा किया। सारम उसका इशारा देखते ही फौरन नीचे बैठ गया और अब उसे ये समझने में देर ना लगी कि इसरार क्या देखकर चीखा है। वो सुर्ख पंजों वाला जसीम गिद्ध उस पर झपटता हुआ यकदम ऊपर उठा और परवाज करता हुआ दाएं जन्म मकान के पीछे गायब हो गया। इसरार नासर सीढ़ियां उतर कर सारम के नज़दीक आया और सारम भाई, ये क्या चीज़ थी? यही वो चीज़ है जिसने हमारी जान अजाब में डाल रखी है। चलो, तुमने भी इस मनहूस को अपनी आंखों से देख लिया, सारम ने बताया। ये तो बड़े खतरनाक तरीके से आप पर हमला आवर हुआ था और अगर आप नीचे ना बैठते तो मुमकिन था कि ये आपको जख्मी कर देता, इसरार ने कहा। और इतने में दरवाजे के पीछे खटपट की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुला। 4 खाने का तहमंद, सफ़ेद कुर्ता, जालीदार सफ़ेद टोपी पहने एक साहब दरवाजे पर नमूदार हुए और उनकी उम्र 70 से क्या कम होगी। आंखें बड़ी बड़ी और ऐनक से बेनियाद, सफ़ेद दाढ़ी, सांवली रंगत और होंठ मुस्कुराहट से खाली और चेहरे पर एक ख़ास तरह की सख्ती। इसरार ने उन्हें देखते ही अदब से सलाम किया और सारम ने भी सलाम के लिए हाथ उठाया। दरवाजे पर नमूदार होने वाले शख्स ने उन दोनों को बड़ी गहरी नज़रों से देखा। शाह साहब, हम हाजरात के लिए आए हैं, इसरार ने 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर कहा। अच्छा, और शाह साहब ने मुक्त से जवाब दिया और दरवाजे से अंदर चले गए। इसरार ने सारम को अपने साथ आने का इशारा किया और ये दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। ये एक बड़ा कमरा था, हाल नुमा, और आधे कमरे में सफ़ेद रंग का कालीन बिछा था और आधा कमरा कालीन से बेनियाज था। एक तरफ बड़ा तख्त था जिस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और चादर पर 2 गाउ तकिए रखे थे। तकियों पर सब्ज़ मखमली गिलाफ चढ़े हुए थे जो सुनहरी बेलों से मुज़य्यन थे। उस मुसंद के बराबर एक मूंडा रखा था और उस मूंडे की पुष्ट पर सब्ज़ रंग का गुलाफ चढ़ा हुआ था। गोल गद्दी थी और उस गद्दी का रंग भी सब्ज़ था। गाँव तकिए वाली बसंत के सामने एक और मूंडा था और ये बगैर पुष्ट का मूंडा था और उस पर कोई गिलाफ था ना कोई गद्दी। सारम ने अंदाजा किया कि ज़मीन पर बिछे सब्ज़ कालीन पर लोग आकर बैठते होंगे और गाँव तकिए वाली मसंद पर शाह साहब बैठकर अमल करते होंगे और इस वक्त कमरे में कोई और ना था। और इसरार ने बताया था कि शाह साहब असर और मगरब के दरमियान हाजरात करते हैं और इस वक्त यहाँ अच्छा खासा रश होता है।
इसरार ने यह वक्त खास तौर से हासिल किया था ताकि इत्मीनान से बात हो सके। शाह साहब मसंद के बराबर बड़े मुंडे पर बैठ गए और दोनों की तरफ देखकर मुखातब हुए। आप दोनों में से चौकी पर कौन बैठेगा? मैं, इसरार नासर ने एक कदम बढ़ाकर कहा। आए फिर। और शाह साहब ने छोटे मुंडे की तरफ इशारा किया। इसरार शाह साहब की तरफ मुंह करके छोटे मुंडे पर बैठ गया और उसने सारम को कालीन पर बैठने का इशारा किया। सारम फौरन कालीन पर बैठ गया और वो इस जाविये से बैठा कि दोनों की सूरतें नजर आएं। वैसे उसे हैरत थी कि मामला उसका था, लेकिन चौकी पर बिठा उन्होंने इसरार को लिया था और उन्होंने ये भी ना पूछा कि मामला किसका और किस नौयत का है। और फिर गाँव तकियों वाली मसंद भी खाली थी। आखिर उस पर कौन बैठेगा? और उसका ख्याल था कि शाह साहब मुसंद नशीन होंगे, लेकिन वो तो बड़े मुंडे पर बैठ गए थे। अब शाह साहब ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर खाली मसंद की तरफ देखकर पढ़ते रहे और फिर जरा सी गर्दन मोड़कर इसरार को देखा और उनकी आंखों में जाने क्या था कि इसरार को देखते ही एक झटका सा लगा और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। चल रही चौकी उठ। और शाह साहब ने हुक्म दिया और इसरार ये सुनते ही फौरन खड़ा हो गया और उसकी आंखें बंद थी। चल ठिकाने पर चल। और सारम का ख्याल था कि ये हुक्म सुनकर इसरार नासिर शाह चलना शुरू कर देगा और आंखें बंद किए किए कमरे से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और वो कहीं जाने की बजाय दब से मुंडे पर बैठ गया। अलबत्ता ऐसा ज़रूर महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने पकड़ कर बिठाया हो या हल्का सा धक्का दिया हो। ठिकाने पर पहुंच गई और शाह साहब ने इसरार की तरफ देखते हुए पूछा। इसरार की आंखें बंद थी और चेहरा बेतासर था और उसके चेहरे से यह भी पता नहीं चल रहा था कि वो शाह साहब की बात सुन भी रहा है या नहीं। चल देख क्या मसला है। और शाह साहब ने हुक्म दिया और बगौर इसरार का चेहरा देखने लगे और उसके साथ साथ गर्दन हिलाने लगे जैसे कोई उन्हें कुछ बता रहा हो और वो उसकी बात सुनकर मामले की तय में पहुंचने की कोशिश कर रहे हों। अच्छा, बसेरा है, पक्का बसेरा है। कौन लोग हैं ये? हाँ मालूम करो। और 10 साल पीछे चलो, 12 साल पीछे चलो। हाँ अब बताओ। नीम का दरख्त। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ बोलते रहो। और मैं समझ रहा हूँ उनकी खबासत ख़त्म हो जाएगी। बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं देख लूँगा। और चौकी तुम वापस आ जाओ। सारम शाह साहब की गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था और वो कुछ इस तरह बात कर रहे थे जैसे कोई टेलीफोन पर बात करता है और सिर्फ एक तरफ की बात सुनाई देती है और बोलने वाले के जुमलों से कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उधर से क्या जवाब मिल रहा है। उस गुफ्तगू के दौरान सारम ने महसूस किया कि शाह साहब का चेहरा कई बार तब्दील हुआ और कभी गुस्सा झलका और कभी संजीदगी आई और कभी फिक्र लहराई और नज़रें बदस्तूर इसरार पर रहीं, लेकिन कभी संभल कर बैठे और कभी हाथों की मुठ्ठियां भींच गई और कभी पांव फैलाकर आगे झुके। इस दौरान इसरार बुत बना बैठा रहा और उसका चेहरा देखकर यूं लगता था जैसे वो यहाँ मौजूद ही नहीं। जब शाह साहब ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में हुक्म दिया कि चौकी अब वापस आ जाओ, तो ये कहते ही इसरार नासिर ने यकदम अपनी आंखें खोल दी और शाह साहब ने बगौर उसका चेहरा देखा और तसल्ली अमीज लहजे में पूछा, ठीक हो? जी शाह साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसरार ने पूरे इत्मीनान से कहा। मकान किसका है? शाह साहब ने सवाल किया। मकान इनका है। इसरार ने कालीन पर बैठे हुए सारम की तरफ इशारा किया। आप यहाँ आए। और शाह साहब ने मुंडे की तरफ देखकर कहा। इशारा पाते इसरार मुंडे से उठ गया और उसने सारम के लिए जगह खाली कर दी। सारम मुंडे पर बैठने लगा तो शाह साहब ने कहा, मेरे करीब आ जाएं। और इसरार ये सुनते ही मुंडा शाह साहब के करीब कर दिया और खुद कालीन पर जाकर बैठ गया। और सारम के मोढ़े पर बैठते ही शाह साहब ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ दिखाएं। और सारम ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया और वो बोले नहीं, बायां हाथ। और सारम ने बायां हाथ आगे कर दिया। शाह साहब ने उनका हाथ पकड़कर उल्टा किया और नाखूनों को गौर से देखा। अंगूठे के नाखून पर बतौर खास तवज्जो दी। उसके बाद हाथ छोड़कर सीधे होकर बैठ गए। जिस घर में आप रहते हैं वहाँ कभी एक नीम का दरख्त था और उस पर शरी मखलूक का बसेरा था। उस दरख्त को कटवा दिया गया, लेकिन दरख्त कटवाने वाला उस घर में बस नहीं सका और कई जानों का ज़िया हुआ और फिर ये मकान उजड़ गया। उस शरी मखलूक ने किसी को बसने ना दिया और कई लोग आए और डर कर भाग गए और अब आपने उस घर पर कब्जा कर लिया है। और ये बात उस शरी मखलूक को कतन पसंद नहीं।
لہٰذا اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اور وہ سرخ پنجوں والا تو تعاقب میں یہاں تک آ پہنچا اور شاہ صاحب بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے گاؤ تکیے والی خالی مسند کی طرف دیکھا اور چند لمحے غور سے سفید چادر پر نظریں جمائے رہے اور پھر گہرا سانس لے کر سارم کو دیکھا۔ شاہ صاحب، یہ مکان میں نے خرید لیا ہے اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب آپ اس مصیبت سے مجھے نجات دلائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ بھائی، ایک ہو تو نجات دلاؤں، ایک کو ماروں گا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا، اور دوسرے کو بھگاؤں گا تو تیسرا اس کی جگہ آ بیٹھے گا۔ بھائی، وہ تو پورا قبیلہ ہے اور سرخ پنجوں والا ان کا سردار، اور یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، آسانی سے جان چھوڑنے والے نہیں۔ شاہ صاحب نے انہیں سمجھایا۔ شاہ صاحب، ہم تو آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے تھے۔ اس مرتبہ اسرار بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا ضرور کروں گا، اور مجھے 7 دن دے دو۔ آج کیا ہے؟ جمعرات۔ ٹھیک، آپ لوگ اگلی جمعرات کو اسی وقت آ جاؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کوشش کروں گا کہ ان منحوسوں سے نجات مل جائے۔ اور شاہ صاحب نے مونڈے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور انہیں اٹھتا دیکھ کر سارم اور اسرار بھی اٹھ گئے۔ شاہ صاحب، اس سلسلے میں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکے گی کریں گے، سارم نے کہا۔ اچھا، کیا خدمت کریں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ 1500 ہمارے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ اگر یہی کرنا ہے تو بازار میں بہت لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو پکڑ لیں اور ان کی خوب خدمت کریں اور پھر تماشا دیکھیں۔ شاہ صاحب خفا ہو گئے۔ شاہ صاحب ناراض نہ ہوں، سارم بھائی کو آپ کے بارے میں معلوم نہیں کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی خدمت قبول نہیں کرتے۔ قصور میرا ہے کہ میں نے انہیں آپ کے بارے میں پورا نہیں بتایا۔ اسرار نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جمعرات کو آ جانا اور اپنی گاڑی میں ہمیں لے جانا، بس یہی خدمت بہت ہے۔ اور شاہ صاحب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اور اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ سارم کو اچانک اپنے سر پر ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور وہ غیر ارادی طور پر جھک گیا، جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزرا ہو۔ سارم تکیوں والی خالی مسند کے بالکل قریب تھا اور جھکتے ہی اس کی نظر سفید چادر پر پڑ گئی تو اس نے دیکھا کہ چادر پر خون سے بھرے پنجے کا نشان ابھر آیا، اور اس پنجے کے نشان کو دیکھتے ہی شاہ صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ خبیث، تیری یہ جرأت! اور وہ واپس پلٹے اور تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ سارم اور اسرار نے ایک دوسرے کو پریشان کن نظروں سے دیکھا، اور اسرار ناصر سے زیادہ پریشان تھا۔ اس نے بغور سفید چادر پر بننے والے اس خونی پنجے کو دیکھا اور یوں لگتا تھا جیسے گہرے رنگ سے کسی نے پنجہ بنا دیا ہو۔ اور شاہ صاحب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ انہوں نے چٹکی سے چادر پکڑ کر کینچی سے کٹ لگایا اور پھر کینچی اندر داخل کر کے چوکور ٹکڑا کاٹ لیا، اور یہ چوکور ٹکڑا جس پر پنجے کا نشان تھا سارم کی طرف بڑھایا۔ اس نے فوراً اپنی چٹکی میں لے لیا۔ شاہ صاحب نے کٹی ہوئی چادر تخت سے اٹھا لی اور لپیٹ کر چھوٹے مونڈے پر ڈال دی، اور تخت پر روئی کا موٹا گدا بچھا ہوا تھا جس پر سبز غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اور شاہ صاحب نے چادر لپیٹ کر ڈالنے کے بعد وہ پنجے والے کپڑے کا سفید ٹکڑا واپس لے لیا اور اسے غور سے دیکھا، اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔ ماچس ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ لائٹر ہے، اسرار ناصر نے اپنی جیب سے چھوٹا مگر خوبصورت لائٹر نکال لیا۔ آگ لگا دو اسے، شاہ صاحب نے آگ بھرے لہجے میں کہا، اور اسرار ناصر فوراً زمین پر بیٹھ گیا اور سارم نے اس کی تقلید کی۔ اسرار نے ایک چٹکی سے کپڑا پکڑ کر اٹھایا اور لائٹر جلا کر اس کا شعلہ کپڑے کے نیچے کر دیا، اور ایک لمحے میں کپڑے نے آگ پکڑ لی اور اتنی تیزی سے پکڑی کہ اگر اسرار اس چوکور ٹکڑے کو فوراً چھوڑ نہ دیتا تو آگ اس کا ہاتھ ضرور جلا دیتی۔ کپڑا زمین پر گرتے گرتے راکھ ہو گیا، لیکن پریشان کن بات یہ ہوئی کہ کپڑا تو جل کر راکھ ہو گیا لیکن اس پنجے کا کچھ نہ بگڑا، اور وہ ویسے کا ویسا ہی رہا، حتیٰ کہ اس کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا۔ شاہ صاحب کے لیے یہ منظر غیر متوقع تھا، اور پنجے کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کے سانولے چہرے کی رنگت بدل گئی، اور انہوں نے غصے سے کینچی اٹھائی، اس کی نوک پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر کینچی سے اس پنجے کے نشان کو باریک ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ اندر سے کاغذ لے آئے اور اسرار کے ہاتھ میں دے کر کہا، اسے سمیٹ لو۔ اور اسرار ناصر نے بڑی احتیاط کے ساتھ راکھ اور پنجے کے نشان کے ٹکڑے پوری احتیاط کے ساتھ سمیٹ لیے اور کاغذ کی پڑیا بنا لی۔
इसे बाहर फेंकते जाना। शाह साहब ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब जुमेरात को मुलाकात होगी और पंजे की सूरत में ज़ाहिर होकर वो हमें चैलेंज दे गया और हमने उसका चैलेंज कबूल कर लिया है। अब मार का अराई होगी। और शाह साहब दरवाजे तक साथ आए और उनके निकलते ही उन्होंने दाढ़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। सारम और इसरार हैरानों परेशान गाड़ी की तरफ बढ़े। सारम भाई, बस आप बेफिक्र हो जाएं। इस मनहूस ने शाह साहब से टक्कर ले ली और अब वो इस घर में ज़्यादा अरसे ना रह सकेगा, इसरार ने कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सारम ने गाड़ी स्टार्ट की। सारम के लिए ये सब कुछ बड़ा अनोखा और अजीब था और इस तरह के पीरों फ़कीरों से उसका कभी वास्ता ना पड़ा था। ना वो ये जानता था कि असीब भी कोई चीज़ होता है और इस तरह के वाक़यात उसने ज़रूर सुने थे जिन्हें वो हंस कर टाल दिया करता था और किस्से कहानी से ज़्यादा वो इन चीज़ों को अहमियत ना देता था। लेकिन आज उसने शाह साहब के आस्थाने पर जो देखा और अपने मकान के हवाले से जिन वाक़यात से दो चार हुआ और मकान के बारे में जो कुछ सुना, उसने उसके नज़रियात को बदल दिया और अब वो सोचने लगा था कि ये सब वहम का करिश्मा साजी तो नहीं, बल्कि उस पर्दा स्याह के पीछे कोई है ज़रूर। और फिर शाह साहब ने भी वही कुछ कहा था जो खाला सज्जो सारा को बता चुकी थी। वो इसरार नासिर को छोड़कर वापस घर पहुंचा तो सारा उसकी शिद्दत से मुंतज़िर थी। क्या हुआ? सारा ने उसके चेहरे पर निगाहें जमा कर कहा। अभी तो कुछ नहीं हुआ। और ये सारम का मखसूस जवाब था। वो क्या हुआ कि जवाब में हमेशा यही कहता, फिर कब होगा? और सारा कौन सी कम थी वो पूछती। हो जाएगा, जल्दी क्या है? बात कहीं से कहीं चले जाती तो सारा जल्ला जाती और वह जल्ला कर कहती, सारम बकवास नहीं, अच्छा बताता हूँ, ज़रा एक कप चाय तो पिलाओ। और सारम कुर्सी खींच कर अपनी मखसूस जगह बैठ गया। मैं नहीं बनाती चाय और पहले मुझे सारी बात बताओ। वो भी अड़ गई। और चाय के लिए खाला सज्जो से कह दो। कहाँ है वो? सारम ने रास्ता दिखाया। और वो ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हैं और चाय मैं खुद बनाऊंगी, सारा ने अपनाइए से कहा। बहुत शुक्रिया, सारम ने हंसकर कहा। जाओ फिर पानी रख कर आओ। बड़े खबीस हो। और सारा उठते हुए बोली, यार क्या करूं, तुम्हारे साथ रहकर तुम जैसा हो गया हूं। सारा चंद लम्हों में पानी रखकर वापस आ गई। अब बोलो। यार ये शाह साहब तो कमाल की चीज़ हैं। कौन शाह साहब? सारा ने पूछा। सारम ने तब सारा को आस्ताना पहुंचने और एक गिद्ध के झपटने और फिर शाह साहब की चौकी का अहवाल और पंजे के निशान का हैरत अंगेज़ वाक़या एक एक बात पूरी तफसील से सुना डाली। और इसी असना में सारा चाय बनाकर ले आई और वह चाय पीता रहा और बोलता रहा। जब वह चुप हुआ तो सारा ने कहा, हैरत की बात है कि शाह साहब ने वही सारी बातें कहीं जो मुझे खाला सज्जो बता चुकी है और अब तो कोई शक व शुबा ना रहा। पर अब होगा क्या? अहबाब रोटियां तोड़ेंगी और फातेह होगी। सारम फिर पटरी से उतर गया। सारम बदतमीजी नहीं और सारा संजीदा हो गई। ओके बास। और वह फौरन सीधा होकर बैठ गया। अब शाह साहब को जुमेरात को घर लेकर आना है। शाह साहब बड़े गुस्से में आ गए हैं। फिर तो पंजा आजमाई होगी, सारा ने पुरजोश लहजे में कहा। पंजे से याद आया, अब तो शाह साहब ने फिंगरप्रिंट भी देख ली है और मुजरिम को पकड़ने में आसानी होगी, सारा ने हंसकर कहा। फिंगरप्रिंट? और सारा हैरत से बोली, फिंगरप्रिंट कहाँ से आ गए? अरे फिंगरप्रिंट मुजरिम ने खुद ही फराहम किए और तुम्हें बताया तो था कि सफ़ेद चादर पर खून भरा पंजा नमूदार हो गया था। सारा ने उसे याद दिलाया। यूँ कहो ना, और बाज़ वक़्त तो तुम बंदे का सर घुमा देते हो। हर चीज़ को गर्दिश में रहना चाहिए, हरकत में बरकत होती है, सारम बोला। सारम, मुझे लग रहा है कि तुम्हें भूख लग रही है और इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो, सारा हंसकर बोली। हाँ तो और क्या, चाय भी तुमने मेरी आगे खाली रख दी। और सारम ने एहतजाज किया। तुम मुझसे कहा होता, तुम मेहमान आए हो इस घर में। और सारा ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। वैसे कभी कभी जी चाहता है कि बंदा अपने घर में मेहमान बन जाए। और वो शायरी पर उतर आया। मेहमान बनोगे तो बस 3 ही दिन में इस घर में रह सकोगे, क्योंकि मेहमान 3 दिन बाद बुलाए जान बन जाता है। अब बताओ, बनोगे मेहमान? और सारा ने उसे अपनी हसीन आंखों से घूरा। नहीं बाबा, मैं मेहमान नहीं बनूंगा और सिर्फ जान बनूंगा, और वो भी तुम्हारी। और इससे पहले कि सारा कोई जवाब देती, टेलीफोन की घंटी बजी और घंटी की आवाज़ सुनते ही सारम फौरन खड़ा हो गया। मैं देखता हूँ।
सारम ने बेडरूम में जाकर CLI पर नंबर देखा। कोई अजनबी नंबर था और उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। सारम भाई उधर से इस्तफसार हुआ। हाँ, मैं सारम बोल रहा हूँ। सारम ने उसकी आवाज़ पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा, आप कौन? मैं पहचाना नहीं। मैं जफ़र बात कर रहा हूँ, उधर से बताया गया। जफ़र मुराद? हाँ जफ़र, कैसे हो? सारम ने उसे पहचान कर नरम लहजे में बात की। सारम भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन डैडी, और वह बताते बताते रुक गया। अरे क्या हुआ उन्हें? सारम ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। सारम भाई उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में दाखिल हैं। जफ़र मुराद ने कहा। ओह, ये तो अच्छी खबर नहीं। हाल क्या है? खतरे से तो निकल आए हैं और इस वक्त ICU में हैं, जफ़र मुराद ने बताया और फिर चंद लम्हे रुक कर पूछा, सारा बाजी कहाँ हैं? घर में है, ठहरो बुलाता हूँ, सारम ने कहा। नहीं सारम भाई, उन्हें अभी मत बुलाएं, और डैडी ने एक पैगाम दिया है, सोचता हूँ कि आपको बता दूँ। जफ़र मुराद कुछ सोच कर बोला। हाँ हाँ कहो, सारम ने कहा। सारम भाई डैडी ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और सारा को एक बार देखना चाहता हूँ। जफ़र मुराद की आवाज़ लर्जने लगी और सारम भाई आप बाजी को राज़ी कीजिएगा। अरे जफ़र तुम परेशान मत हो, सारा ज़रूर आएगी और मैं उसे खुद लेकर आऊँगा। डैडी किस हाल में है? मुलाकात पर कोई पाबंदी तो नहीं? सारम ने इस्तफसार किया। विजिटर्स और बोलने पर डॉक्टरों ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन कोई डॉक्टर बेटी को बाप के पास आने से किस तरह रोक सकता है? और जफ़र मुराद ने उसे अस्पताल का नाम बताया। ठीक है, तुम डैडी को इत्मीनान दिलाओ और मैं सारा को लेकर आ रहा हूँ। हाँ, क्या तुम सारा से भी बात करोगे? सारम ने पूछा। जी कराएं। ए सारा, सारम ने आवाज़ लगाई और जवाब नहीं आया तो उसने बुलंद आवाज़ में कहा, सारा। जी, वो किचन में थी और वहीं से बोली। सारा जल्दी आओ, तुम्हारा फ़ोन है, सारम ने ज़ोर से कहा। किसका फ़ोन है? बात करो। और सारम ने फ़ोन करने वाला का नाम बताने की बजाय उसके हाथ में रिसीवर दे दिया। हेलो, सारा ने पुरतजस्सुस लहजे में कहा। सारा बाजी मैं जफ़र बोल रहा हूँ। आपका जफ़र? और जफ़र की आवाज़ में लर्ज़श थी। अरे जफ़री मेरे भाई, तुम कैसे हो? सारा के लहजे में बेपनाह प्यार था। सारा बाजी आपको डैडी ने बुलाया है और वह अस्पताल में हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? और सारा एकदम अंदर से सर्द हो गई। हार्ट अटैक, खतरे से बाहर है और आपको शिद्दत से याद कर रहे हैं। बाजी प्लीज़ फ़ौरन आ जाएं और माजी को भुलाकर आ जाएं। जफ़र की आवाज़ गुलूगीर हो गई। अच्छा, इतना कहकर सारा ने रिसीवर सारम को दे दिया। ठीक है जफ़र, तुम इंतज़ार करो और डैडी से कहो कि हम आ रहे हैं, सारम ने इत्मीनान दिलाया। थैंक यू सारम भाई। सारम ने फ़ोन बंद कर दिया। सारा बेड पर बैठ गई थी और उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढांप लिया था और उसका जिस्म लर्ज रहा था। सारम जानता था कि वह रो रही है और वह बेड पर उसके पास बैठ गया और उसे अपने करीब कर लिया। मैं अब क्या करूं सारम? सारा ने उसके कंधे पर सर रखकर सिसकते हुए कहा। सारा, हमें जाना होगा और वो कैसे भी सही। तुम्हारे बाप हैं और वो तुम्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं। सारा ने उसे समझाने की कोशिश की। सारम, मैं भी तो कभी तड़पी थी और उस वक़्त तो उन्होंने नहीं सोचा कि मैं उनकी बेटी हूँ। सारा का दिल फट रहा था। क्या तुम भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। और सारम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, जिस तरह उन्होंने मेरी तौहीन की और मेरे बाप को जिस तरह डिसहार्ट किया, और मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन ये वक़्त कुछ याद करने का नहीं। हमें सब कुछ भूलना होगा और मुझे नहीं मालूम कि वो किस हालत में हैं। बहरहाल बिस्तरे अलालत पर हैं और हमें उनकी इयादत को जाना है। ठीक है सारम, अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो चलो। और सारा आंसू पोंछती हुई उठ गई। गुड गर्ल। और सारम ने उसे तौसीफी नज़रों से देखा। सारम एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कास मास 3 में मुलाजम था और मास कम्युनिकेशन में MA करने के बाद उसने कास मेरी मास 3 में कॉपी राइटर की हैसियत से मुलाजमत कर ली थी और वह तख्लीकी जहन का आदमी था। मुनफरद अंदाज की कॉपी लेकर उसने बहुत जल्द अपनी जगह बना ली और फिर उससे इश्तहारी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखवाए गए और वहाँ भी उसने तख्लीकी सलाहियतों के झंडे गाड़ दिए। और वो क्योंकि शौकिया फ़ोटोग्राफ़र भी था, लिहाजा वो अपने स्क्रिप्ट को मुतहरक देख लिया करता था और वह बहुत जल्द मालिक की नज़रों में आ गया। अब तमाम बड़े क्लाइंट का काम उससे लिया जाने लगा। इश्तहार चाहे प्रिंट मीडिया का होता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और वह इस इश्तहार या इश्तहारी फिल्म की मेकिंग के साथ साथ रहता और दूसरे शोबों के लोग उसे खासी अहमियत देते।
اس کی بات مانتے تھے اور کیوں نہ مانتے، اس کا تعلق براہ راست کاس ماس 3 کے مالک محسن نگمی سے تھا، اور اگر اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا تو وہ بے دھڑک محسن نگمی کے کمرے میں داخل ہو جاتا اور اپنی بات منوا کر ہی لوٹتا۔ محسن نگمی بڑے دلچسپ آدمی تھے اور باغ و بہار شخصیت کے مالک۔ ان کا تکیہ کلام تھا کہاں لکھا ہے، بات بے بات کہتے کہاں لکھا ہے، اور اس تکیے کلام کا انہوں نے اس قدر استعمال کیا تھا کہ کہاں گھس کر اب کہاں رہ گیا تھا، اور شروع میں اس تکیے کا کلام استعمال یقیناً انہوں نے دلیل کے طور پر کیا ہوگا اور مسئلے کی بنیاد سمجھنے کے لیے کہا ہوگا، ہاں بھائی بتاؤ کہاں لکھا ہے، اور اس کے بعد ہر بات کے بارے میں معلوم کرنے کی عادت پڑ گئی ہوگی، اور پھر اس تکیے کلام کی گردان شروع ہو گئی ہوگی، اور اب تو یہ زبان پر اس طرح جاری ہو گیا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کس بات پر پوچھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے۔ اور ان دنوں ایک بڑی چائے کی کمپنی اپنی نئی برانڈ کے لیے اشتہاری مہم چلانا چاہتی تھی، اور یہ کمپنی کاس باز 3 کی پرانی کلائنٹ تھی، اور کمپنی کے مالک کی خواہش تھی کہ اس اشتہاری مہم کے لیے کوئی نئی ماڈل تلاش کی جائے۔ ادھر سارم نے بھی اس انداز کا اسکرپٹ تخلیق کیا تھا کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس اشتہاری فلم کے لیے کوئی نئی لڑکی استعمال کی جائے، اور ماڈل گرل کی تلاش بڑی شد و مد کے ساتھ جاری تھی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جسے دیکھتے ہی آدمی بے اختیار کہہ اٹھے ہاں یہی تو ہے وہ۔ اور کاس ماس 3 کا ہر شخص لڑکی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ لڑکیاں آ بھی رہی تھی اور فوٹو سیشن جو ہو رہے تھے، اسکرین ٹیسٹ چل رہے تھے، لیکن ابھی تک کوئی لڑکی اس معیار کو نہ چھو سکی جو سارم کے ذہن میں تھا۔ سارم شہر کی تمام اہم تقریبات میں شریک ہو رہا تھا، اور حتیٰ کہ وہ شادی کی تقریب میں بھی اپنی مطلوبہ لڑکی تلاش کر رہا تھا۔ اور لڑکیاں بہت تھی لیکن وہ نہیں تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اور ایک دن محسن نگمی اسے اپنے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں لے گئے، اور ایک سیاست داں کی بیٹی کی شادی تھی۔ شہر کی کریم اس میں شریک تھی اور پریس کے کافی لوگ موجود تھے، اور سارم کا دوست جبار ناصر بھی وہاں آیا ہوا تھا، اور وہ دونوں ساتھ ہی گھوم رہے تھے۔ اور سارم یک دم ٹھٹک گیا اور وہ سکتے کے عالم میں ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ اور جبار ناصر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو اچھا بھلا تھا۔ او یار مل گئی، اور سر نے پرجوش انداز میں کہا۔ چل بھائی مبارک ہو، اور نکاح خواہ کو بلواؤں یا یوں ہی لے کر بھاگے گا؟ جبار نے مذاق کیا۔ جبار خدا کے واسطے چپ ہو جا، اور یہ مذاق کا وقت نہیں۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ادھر دیکھ۔ اوہ یار کدھر دیکھوں؟ یہاں تو ہر طرف قابل دید منظر ہے، جبار بولا۔ یہ جو ایک لڑکے کے ساتھ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، اور ان میں سے کالے لباس والی کو دیکھ، سارم نے پرجوش لہجے میں کہا، اور جبار ناصر نے ادھر دیکھا جدھر سارم دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لیا، اچھی لڑکی ہے، جبار ناصر نے بے نیازی سے کہا۔ یار یہ لڑکی مجھے چاہیے۔ وہ کس لیے؟ اپنے اشتہاری فلم کے لیے۔ ابے پاگل ہوا ہے کیا؟ جانتا ہے تو یہ کس کی بیٹی ہے؟ یار چاہے یہ بادشاہ وقت کی بیٹی کیوں نہ ہو، مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ او بھائی یہ اس شہر کے بہت مشہور صنعت کار کی بیٹی ہے، اور تیرے جیسی 100 ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو خرید کر پھینک دے گا وہ۔ اور جبار ناصر نے اس کے ہوش اڑانے کی کوشش کی۔ کچھ بھی ہو یار میں کوشش تو کروں گا، اور سارم نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تیرا فوٹوگرافر ساتھ آیا ہے کیا؟ اور مجھے اس کی تصویر چاہیے۔ تصویر لینا کوئی مشکل کام نہیں، اور تصویر میں ابھی اپنے فوٹوگرافر سے بنوائے دیتا ہوں، جبار ناصر نے کہا۔ اور اس کی تصویر بنوا اور مجھے بتا یہ کس کی بیٹی ہے؟ مراد علی خان کی۔ جبار ناصر نے نام بتا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اوہ مائی گاڈ، یار ان کا تو ایک اخبار بھی نکلتا ہے۔ جی یہ انہی کی بیٹی ہے۔ اور جبار ناصر نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے اب بھی تجھے یہ لڑکی درکار ہے؟ اوہ یس، اور لڑکی سے تو میں کسی قیمت پر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پھر چڑھ جا سولی پر بیٹا، جبار ناصر نے کہا، اور قریب ہی موجود اپنے فوٹوگرافر کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اور دوسرے دن ہی جبار ناصر نے اس لڑکی کی کئی تصویریں اسے بھجوا دیں۔ تصویریں بہت اچھی تھیں، اور دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا واہ، اور یہ 100% وہی لڑکی تھی جس طرح کی ماڈل اسے اپنے اشتہاری مہم کے لیے درکار تھی۔ سارم نے تصویر پر نظر جمائے
मोहसिन नगमी की एक्सटेंशन पर फ़ोन किया और उधर फ़ोन उठाते ही हेलो की बजाय आवाज़ आई, कहाँ लिखा है। और मोहसिन नगमी के पास शायद कोई बैठा था और वो इसी से तहरीरी सबूत मांग रहे थे। और उनकी आवाज़ सुनते ही सारम बोला, सर मैं सारम बोल रहा हूँ। हाँ सारम, मोहसिन नगमी ने खुश अखलाकी से कहा, बोलो क्या बात है। सर वो मिल गई, मेरा मतलब है मॉडल। और सारम ने फ़ौरन संभलते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, वैसे कहाँ लिखा है। सर लिखा कहीं नहीं है और मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा कुछ देर ठहरो, मैं मसरूफ़ हूँ और मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है सर, और मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करता हूँ। रिसीवर रख कर वो अपने कमरे में बेकरारी से टहलने लगा और उसका जी चाह रहा था कि नगमी साहब के पास उस वक्त जो शख्स बैठा है उसे निकाल बाहर करे और ख़ुद उनके सामने विराजमान हो जाए और तस्वीरें उनके सामने रख दे। और फिर उसने खड़े खड़े रिसेप्शनिस्ट का नंबर मिलाया और उधर से पुरकशिश आवाज़ आई, जी सर। ओए लड़की, ये बताओ इस वक्त नगमी साहब के पास कौन बैठा है। सर पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा नाम लड़की नहीं रूही है, और फिर आपको बताऊं कि इस वक्त साहब के पास एक क्लाइंट बैठे हैं, रूही ने हंसकर कहा। और रूही भाई जैसे ही ये बंदा नगमी साहब के कमरे से निकले मुझे फ़ौरन बता देना। और सारम ने बेकरारी से कहा, ठीक है सर बता दूंगी। और ये कहकर रूही ने फ़ोन बंद कर दिया। सारम कुर्सी पर बैठ गया और एक रिसाला देखने लगा और रिसाला देखते देखते वो उस लड़की की तस्वीरें उठा लेता जो जब्बार नासर ने भिजवाई थी। और कुछ देर के बाद टेलीफोन की घंटी बजी और अभी पहली घंटी पूरी भी ना हुई थी कि सारम ने झपट का रिसीवर उठा लिया। यस आओ भाई सारम, मोहसिन नगमी की आवाज़ सुनाई दी। जी सर मैं हाज़िर हुआ। और वह रिसीवर पटक कर हाथ में तस्वीरों वाला लिफाफा पकड़कर अपने कमरे से तेज़ी से निकला और मोहसिन नगमी के कमरे में जा घुसा। और मोहसिन नगमी उस वक़्त कमरे में अकेले थे। हाँ जी सारम, कहाँ लिखा है और मतलब मेरा मतलब है क्या हाल है। सर मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। अच्छा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, कहाँ लिखा है और वजह खुशी क्या है, उन्होंने पूछा। सर देखिए, उसने लिफाफा मोहसिन नगमी के सामने रख दिया। मोहसिन नगमी ने लिफाफे से तस्वीरें निकाली और ये 3 तस्वीरें थी। मोहसिन नगमी ने उन तस्वीरों को कई मरतबा बड़ी दिलचस्पी से देखा और फिर खुश होकर बोले, और ये गोहरे नायाब कहाँ से हाथ आया। सर आप ही तो ले गए थे मुझे शादी में, हाशिम साहब की बेटी की शादी में, और वहाँ मैंने उसे देखा और अपने एक सहाफ़ी दोस्त के ज़रिए उसको अक्से बंद करवा लिया। ज़बरदस्त, ये कौन सारदादी है, उन्होंने पूछा। सर ये मशहूर सनतकार मुराद अली खान की बेटी है, सारम बोला। अरे वो तो हमारे पुराने क्लाइंट है। और मोहसिन नगमी उन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश थे, हत्ता कि वह अपना तकिया कलाम भी भूल गए। और सारम ने सोचा कि जवाब में कहे, सर कहाँ लिखा है, लेकिन हद अदब माना आ गई। जी सर, सारम ने कहा। सर अब आप इनसे टाइम ले और मेरे साथ चलें, पहले लड़की से बात होना चाहिए, वो मारने के लिए राज़ी भी है, मोहसिन नगमी ने कहा। सर लड़की को तो राज़ी कर लेंगे, पहले अब्बा को तो राज़ी हों, कहाँ लिखा है। और मोहसिन नगमी बेअख्तियार बोले, अच्छा चलो मैं मुराद साहब से मुलाकात के लिए टाइम लेता हूँ। सारम और मोहसिन नगमी मुकर्रर वक़्त पर मुराद अली खान के दफ्तर पहुँच गए और उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने मोहसिन नगमी का मुस्कुराकर इस्तकबाल किया और कहा, सर आपके मुंतज़िर हैं। वो दोनों मुराद अली खान साहब के खूबसूरत दफ्तर में दाखिल हुए और मुराद अली खान ने खड़े होकर उन दोनों से हाथ मिलाया और बैठने का इशारा किया, तशरीफ़ रखिए। मुराद अली खान के अखलाक से सारम बड़ा मुतासर हुआ और उसके दिल ने गवाही दी कि गोहरे मकसूद पाने में वो कामयाब हो जाएगा। और मुराद अली खान कोई छोटा मोटा आदमी ना था, वो इस शहर का बड़ा सनतकार था और उसकी कई टेक्सटाइल मिलें थीं, एक अखबार निकालता था और फूड प्रोडक्ट्स के अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में थी और भी जाने क्या क्या बिजनेस फैला हुआ था। जी मोहसिन नगमी साहब, भाई आपको हमसे क्या काम आ पड़ा, और हमें तो अक्सर आपसे काम रहता है क्योंकि हमारे बिज़नेस को चाबी ही आप देते हैं और आपकी इश्तहारी मुहिम से हमें हमेशा फ़ायदा पहुंचा। और मुराद अली खान ने खुले दिल से एतराफ़ किया और बस यही वक्त था कि अपनी बात कहने का। मोहसिन नगमी ने एक लम्हे में भी देर ना की, बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश की। मुराद साहब आपकी बेटी बहुत प्यारी है एक इश्तहारी फ़िल्म के लिए। बस मैं समझ गया। मुराद अली खान ने मोहसिन नगमी की बात पूरी ना होने दी और उसने हाथ उठाकर
मोहसिन नगमी को मजीद बोलने से रोक दिया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर सारम और मोहसिन नगमी को पसीना आ गया। वो मेरी बेटी है, मुराद अली खान की बेटी, और वो कोई एक्ट्रेस नहीं। मुराद अली खान ने अपने लहजे को हर मुमकिन शाइस्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदाज से गुस्सा साफ अयां था। ये जवाब दोनों के लिए ना सिर्फ गैर मुतवक्का बल्कि शर्मसार करने वाला था। मोहसिन नगमी अंदर ही अंदर सिमट कर रह गए और वह सोचने लगे कि सारम की बातों में आकर वो यहाँ क्यों आ गए, और ख्वाह मख्वाह शर्मिंदगी उठाना पड़ी। सर बात यह है, सारम ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा और वह हार मानने वालों में से ना था। उसने उन्हें कायल करने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ किया, लेकिन मुराद अली खान ने उस आगाज़ का फ़ौरन अंजाम कर दिया और वो बोले, देखो भाई, इस मसले पर अब मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता, और बराह करम नगमी साहब आप ये फरमाएं क्या पियेंगे। और ये सुनते ही मोहसिन नगमी फ़ौरन खड़े हो गए और उन्होंने बड़ी खुश इखलाकी से कहा, शुक्रिया जनाब। इसके बाद मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाकर सारम से मुखातब हुए, आओ मियाँ चलें। और सारम के पास रुकने का अब कोई जवाब ना था और वह भी उठ खड़ा हुआ। उसने एक नज़र मुराद अली खान की तरफ देखा और उन्होंने उससे हाथ मिलाना तो कुछ देखना भी गवारा ना किया और वह बुत की तरफ बैठा रहा। मोहसिन नगमी और सारम उसके कमरे से तेज़ी से निकल आए और फिर उसके दफ्तर से गाड़ी में बैठने तक दोनों ने कोई बात ना की। और गाड़ी में बैठते ही मोहसिन नगमी ने सारम को मुस्कुरा कर देखा और बोले, भाई ये कहाँ लिखा है कि मुराद अली खान की बेटी के बगैर हमारी इश्तहारी मुहिम मुकम्मल नहीं हो सकती। कहीं नहीं, सारम ने बेदहानी में जवाब दिया। तो फिर उस लड़की पर लानत भेजो भाई, इस शहर में लड़कियों की कोई कमी है क्या? सर मैं इस मुनफरिद हुस्न रखने वाली लड़की पर लानत नहीं भेज सकता। और सारम का लहजा दो टोक था। तो फिर ऐसा करो कि वरमाला लेकर उसके घर पहुंच जाओ और वरमाला उसके गले में डाल दो। मोहसिन नगमी जल कर बोले, और आपके मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो जाए कि मैं उसके गले में वरमाला डाल सकूं। और सारम ने अजीब लहजे में कहा, वैसे सर ये लड़की अब मेरे लिए चैलेंज बन गई। कहाँ लिखा है और किसी मुश्किल में न पड़ जाना। मोहसिन नगमी ने हमदर्दाना लहजे में कहा। सारम ये बात अच्छी तरह जानता था कि कोई काम मुश्किल में पड़े बगैर हो ही नहीं सकता, और उसके मजाज में महम जोई कूट कूट कर भरी थी और उसने मुश्किलात की आग में कूद पड़ने का हतमी फैसला कर लिया। और जब कोई आदमी कुछ गज़कुर कर गुजरने का अज़म लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो फिर रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। और सारम ने बराह रास्त मुराद अली खान की बेटी से मिलने का इरादा कर लिया। उसे इस लड़की के बारे में कुछ मालूम ना था, हत्ता कि वो उसका नाम तक ना जानता था, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से उसने उसके बारे में खासा जान लिया। और दफ्तर पहुंचकर उसने रोहित से मुराद अली खान की पर्सनल सेक्रेटरी का नंबर हासिल करके उसे फ़ोन किया। और उधर फ़ोन उठाए जाने पर उसने कहा, मैं जी सारम बात कर रहा हूँ कास मास्थरी से। जी फरमाइए, वो मुतरन्नम लहजे में बोली। मैं मुराद अली खान की साजजादी साइमा। सारम ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी, और उसका नाम साइमा नहीं सारा मुराद है। सेक्रेटरी ने तस्दीक फरमाई। जी माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़ुबान से गलत नाम निकल गया। सारम ने माजरत भरे लहजे में कहा, और मैं उनसे बात करना चाह रहा था। क्या वो दफ्तर में है इस वक्त? जी नहीं, वो दफ्तर में नहीं होती, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में होंगी। और उधर से हंसकर कहा गया, और मुझे उनसे कुछ काम था, आप उनका मोबाइल नंबर अनायत कर देंगी? सारम ने इल्तिजा की। जी नोट कर लीजिए। उसने मोबाइल नंबर बताया। सारम ने नंबर नोट करके उसका शुक्रिया अदा किया और धार से रिसीवर रखकर एक ज़ोरदार नारा लगाया, सारम जिंदाबाद। उस नारेबाजी के बाद उसने जल्दी सारा मुराद का नंबर पंच किया और 3 घंटियों के बाद इधर से फ़ोन रिसीव कर लिया गया और पुरकशिश आवाज़ आई, हेलो, देखिए मैं कासमाज 3 से सारम बोल रहा हूँ। कासमाज 3 से? जी बोले। उसका लहजा उलझा हुआ सा था। सारा मुराद साहबा, क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे शर्फ़ मुलाकात बख्श दें और मैं 5 मिनट से ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लूँगा। सारम ने बराह रास्त अपना मुद्दा बयान किया। और मुझसे क्या काम है आपको? वो हैरान होकर बोली। ये मैं मुलाकात पर बताऊंगा। और सारम ने सीधे और साफ अंदाज में कहा, फिर ऐसा करें शाम को घर पर आ जाए। और इस वक्त आप कहाँ हैं? सारम ने पूछा। यूनिवर्सिटी में। वो बोली, देखिए मैं 5 मिनट से ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लूँगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यूनिवर्सिटी हाज़िर हो जाऊँ। घर क्यों नहीं आना चाहते? ये मुलाकात पर बताऊँगा। उसने उसे मज़ीद उलझाने की कोशिश की।
अजीब पुर इसरार के शख्स से आप हर बात मख्फी रखना चाहते हैं, वो संजीदगी से बोली। मुलाकात पर कोई बात राज ना रहेगी, सारम ने साफ लहजे में कहा। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी में 2:30-3 बजे तक हूँ, आप मेरे डिपार्टमेंट में आ जाइए। और सारम ने उससे इसका डिपार्टमेंट पूछा और फिर 2 बजे यूनिवर्सिटी जा पहुँचा। सारा मुराद इकनॉमिक्स में मास्टर कर रही थी और इस वक्त वो फर्स्ट ईयर में थी। सारम डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो किसी लड़की के साथ बातचीत करती हुई डिपार्टमेंट से बाहर आई और वो उसे देखकर आगे बढ़ा। मिस सारा मुराद, और इसका लहजा सवालिया था। जी आप सारम हैं? उसने ठहर कर पूछा। जी, सारम ने मुक्त से जवाब दिया। तब वो अपनी साथी लड़की से मुखातब हुई। अच्छा शाहदा, तुम चलो, शाम को मुझे फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हें प्रोग्राम बता दूंगी। ठीक है। और शाहदा एक नज़र सारम पर डालती हुई आगे बढ़ गई। जी सारम साहब, सारा मुराद ने सवालिया अंदाज इख्तियार किया। सारम ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा और क्या चेहरा था, सादा और प्रकार, हुस्न मासूम, और उसका चेहरा मेकअप से आरी था, बल्कि हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी और उसके बावजूद उसके चेहरे पर इतनी रोशनी थी, ऐसी चमक थी कि बंदा देखे तो नज़रें हटाना भूल जाए। इस वक्त हुआ भी यही, और सारम ने एक नज़र उसे देखा तो फिर देखता ही रह गया। सारम साहब, सारा मुराद ने उसे चौंकाया। जी बताइए, क्या बात है? मिस सारा, सारम की मुहीत टूटी तो उसकी ज़ुबान को नुतक मिला। हमें चाय की एक नई ब्रांड के लिए एक सुपर मॉडल की तलाश है और आप इस इश्तहारी मुहिम के लिए आइडियल हैं। और आपने मुझे कहाँ देखा? सारा ने उसकी बात का कोई ख़ास नोटिस लिए बगैर सवाल किया। एक शादी में। सारम ने मुख्तसरन शादी का अहबार सुनाया। आप इस तरह की निजी तकरीबात में लोगों को देखते फिरते हैं? सारा ने पूछा। मिस सारा, आप यकीन करें, मैंने आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। अच्छा, सारा मुराद ने सादगी से कहा, लेकिन मुझे तो मॉडलिंग से कोई दिलचस्पी नहीं, और फिर ना मेरे पास इतना वक्त है कि किसी इश्तहारी मुहिम में हिस्सा ले सकूं। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको मॉडलिंग से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन सारा साहबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पहली और आखिरी मॉडलिंग हो? देखिए, इनकार ना करें और मेरी कोशिश होगी कि आपका कम से कम वक्त सिर्फ हो, और मैंने स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की है और मैं आपको इस तरह एक्सपोज करूंगा कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। अच्छा, मैं सोच कर बताऊंगी। वो बात करती हुए अपनी गाड़ी के नज़दीक आ गई थी और गाड़ी के साथ एक बावर्दी शोफर मुस्तैद खड़ा था। बस इतना ख्याल कीजिएगा कि मेरी तलाश रायगा ना जाए। और उसके लहजे में अल्तजा थी। असल में बात यह है कि मुझे इस मौजू पर डैडी से बात करना होगी। सारा ने असल बात बताई। फिर तो मैं वाजिबल कत्ल गर्दाना जाऊंगा, सारा ने इंकिशाफ किया। अरे क्यों? अच्छा, आप समझी, इसका मतलब है कि आप डैडी से बात कर चुके हैं, शायद इसलिए घर आने से गुरेज़ां थे। सारा ने जहानत का सबूत दिया। ज़ाहिर है मैं नहीं चाहता था कि दोबारा मेरी शक्ल देखकर मुझे उठवाकर बाहर फेंकवा दें, सारा ने खौफजदा लहजे में कहा। अरे नहीं, मेरे डैडी हरगिज़ ऐसे नहीं, वो बहुत नरमजाद आदमी हैं। अगर उन्होंने इनकार करना होता है तो बड़े सलीके से करते हैं, सारा ने कहा। जी हाँ, उन्होंने बड़े सलीके से इनकार कर दिया है और कुछ इस तरह कि हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी, सारम ने बड़े मासूमियत से कहा। आप मिले थे उनसे? सारा ने तफसील जानना चाही। जी, मैं मोहसिन नगमी साहब के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था, सारम ने बताया। फिर उन्होंने क्या कहा? और सारा ने बात की तह तक पहुंचना चाहा। उन्होंने कहा कि वो मुराद अली खान की बेटी है, कोई एक्ट्रेस नहीं, सारम ने बताया। और बात तो उन्होंने सही कही, सारा मुराद ने संजीदगी से कहा। और डैडी के फैसले के बाद अब इस मौजू पर मज़ीद बात करना या सोचना फजूल है। सॉरी मिस्टर सारम, और मुझे देर हो रही है, मैं चलूँगी। शोफर ने उसे देख कर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और वह पिछली नशस्त पर बैठ गई और दरवाज़ा बंद हुआ और गाड़ी तेज़ी से उसके सामने से सरसराती गुजर गई। कारवां गुजर गया और खड़ा गुबार देखता रहा और सारम से उसे ऐसी बेइतनाई की उम्मीद ना थी। वो उदास चेहरा लिए दिल गिरफ्तार सा अपने आपस में दाखिल हुआ और सामने इस्तकबालिया पर रूही मौजूद थी और उसने सारम को देख कर पूछा, सारम साहब खैरियत तो है? बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सब खैरियत है। और वो उसे क्या बताता कि वो क्यों उदास है। मोहसिन नगमी ने उसे काम से बुलाया तो उन्होंने भी उसकी उदासी की वजह पूछी और सारम ने उन्हें भी कुछ ना बताया। वो कैसे बताता कि वो अपनी मुहिम में नाकाम हो गया है।
रात को वो अपने घर पहुंचा तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए सारम के बाबा आजम अली बड़े गौर से सारम का चेहरा देखते रहे, और जब वो खाने की रस्म अदा करके उठने लगा तो आजम ने उसे रोक लिया। बैठो। जी बाबा। और सारम ने अपने बाप को उलझन अमीद अंदाज में देखा। तुमने खाना नहीं खाया? आजम अली ने फिक्रमंदी से पूछा। खा तो लिया बाबा। और सारम ने यकीन दिलाने वाले लहजे में जवाब दिया। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने किस तरह खाया। आजम ने उसकी आंखों में देखा। क्या बात है सारम, कोई परेशानी है? हाँ बाबा, है तो एक परेशानी। और सारम ने अपने बाबा से अपनी उलझन को छुपाना मुनासिब ना समझा। और परेशानी अगर ख़ास प्राइवेट नहीं है तो बताओ, आजम ने मुस्कुराकर कहा। बाबा, मुझे एक लड़की की तलाश थी और वो मुझे तलाश बसियार के बाद मिल तो गई, लेकिन उसका बाप आड़े आ गया और मैंने हिम्मत ना हारी। उसे डायरेक्ट अप्रोच किया लेकिन बात फिर भी ना बनी और वो नीम रजामंद तो हुई, लेकिन जब बाप का फैसला सामने आया तो वो अपने बाप के फैसले से इनहराफ ना कर सकी। इसका मतलब है कि वो एक आइडियल लड़की है, आजम ने तौसीफी अंदाज में कहा। हाँ बाबा, आइडियल तो है, वरना मैं उसके ताक़ब में क्यों जाता? सारम बोला। बेटा, एक बात की वजाहत करो, ये लड़की का हसूल ज़ाती है या उसका ताल्लुक़ आपके पेशे से है? आजम ने पूछा। ताल्लुक़ तो खैर मेरे पेशे से है, लेकिन अब कुछ कुछ ये मामला ज़ाती होता जा रहा है। सारम ने अपने बाप से झूठ बोलना मुनासिब ना समझा। वो तो वैसे भी बाप कम दोस्त ज़्यादा थे। किसी बड़े बाप की बेटी है? आजम ने पूछा। जी बाबा, बहुत बड़े बाप की बेटी, सारम ने जवाब दिया। उसका नाम बताओ। मुराद अली खान। बाबा, वो इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन है, सारम ने बताया। अच्छा। आजम ने बड़े मैनी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर बोला। अब मुझे सारी बात तफसील से बताओ। सारम ने सारा मामला पूरी तफसील के साथ बाप के गोश्त गुजार कर दिया और आजम ने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी और फिर बोला। अच्छा बेटा, मैं देखता हूँ कि इस मसले पर क्या कर सकता हूँ। हैं बाबा, और आप इस मसले पर कुछ कर सकते हैं? सारम ने तअज्जुब से पूछा। हाँ, कोशिश करके देखता हूँ और कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, आजम ने मुस्कुराकर कहा। नहीं बाबा, मैं आपको खोटा सिक्का नहीं समझता। आप एक तख्लीक जहन के आदमी हैं और तख्लीकी जहन का आदमी कभी खोटा नहीं होता। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आजम ने बड़े प्यार से उसकी गाल पर चपत लगाई। और मुझे 2 दिन दे दो। ओके बाबा, सारम ने कहा और फिर हंस कर बोला। अब तो बाबा भूख लगने लगी है। सारा मुराद की क्लास फेलो शाहदा ने हस्बे प्रोग्राम उसे फ़ोन किया तो सबसे पहले ये सवाल किया, कौन था वो? यार, वो जो भी था, वैसे हुआ उसके साथ बुरा, सारा ने जवाब दिया। और बड़ी हमदर्दियाँ हो रही हैं। खैर तो है? शाहदा ने तंजिया लहजा अख्तियार किया। आहो जी, पक्की पक्की खैर है, सारा ने हंस कर कहा। लेकिन तुम्हारा लहजा कुछ और कह रहा है, शाहदा खोज लगाने वाले अंदाज में बोली। वो क्या? जैसे कुछ कुछ हो गया है, शाहदा ने उसे छेड़ा। कुछ कुछ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सच है कि वो मुझे अच्छा लगा और वो अपने पेशे से बड़ा मुखलस है। मेरे डैडी के साफ इनकार के बावजूद वो मुझ तक पहुंच गया और ये उसकी दीवानगी का वाज़ेह सबूत है। सारा ने अपने दिल की बात पूरी सच्चाई से कही और ऐसे लोग बड़े सच्चे होते हैं। क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया है? शाहदा ने चुटकी ली। अरे नहीं बेवकूफ़, ये कुछ और मामला है, सारा ने उसे हंसकर उड़ाया। बताना क्या मामला है? शाहदा मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी। तब सारा ने उसे सारी बात बताई और तफसील सुनकर शाहदा तो जैसी बेकरार हो गई और वह बेताबाना अंदाज में बोली, हाय, ये तो बड़े मज़े की ऑफ़र है और मुझे मिलती तो मैं आंखें बंद करके फ़ौरन कबूल कर लेती। और तेरे लिए बात कर लूँ? बोल, सारा ने जलकर कहा। हाँ कर ले ईमान से, मुझे तो मॉडलिंग का बड़ा शौक़ है। और वो बड़ी बेताब थी। अरे तू तो सीरियस ही हो गई, कभी भूल कर भी इस चक्कर में ना पड़ना। एमए कर और पिया घर सुधार, तू मंगनी शुदा है, सारा ने हंसकर कहा। ये शादीशुदा के वजन पर मंगनी शुदा खूब कहा और शाहदा खुश होकर बोली, अच्छा तो फिर उस गरीब का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कोई और ढूंढ लेगा। और सारा ने पुरयकीन लहजे में कहा, और मेरे जैसी इस शहर में हज़ारों हैं। नहीं सारा, ये गलत है, तू अच्छी तरह जानती है कि तेरी जैसी इस शहर में मुश्किल ही से मिलेगी। शाहदा ने उसके हुस्न को सराहते हुए कहा, और मैं तो तेरी पक्की आशिक हूँ। दूसरे दिन सारा शाम को भी सोकर उठी थी कि उसके मोबाइल पर मुराद अली खान का फ़ोन आ गया। स्क्रीन पर नज़र डालने के बाद उसने जल्दी से फ़ोन कान से लगाया। जी डैडी। भाई सारा, ये बताओ तुम्हें किसी ऐड में काम करने से दिलचस्पी है क्या? किस किस्म का ऐड है डैडी? सारा ने अपने बाप की गैर मुतवक्का सवाल की वजाहत चाही।
शायद किसी चाय वाय का है, मुराद अली खान ने लापरवाही से कहा। आप चाहेंगी तो कर लूंगी, वैसे मुझे किसी किस्म की मॉडलिंग से कोई दिलचस्पी नहीं। खैर ये तो अच्छी बात है, लेकिन दरमियान में वो मनहूस आ गया है, तुम ये ऐड कर लो, मुराद अली बोले। मनहूस? कौन मनहूस? और डैडी मैं समझी नहीं, सारा उलझ कर रह गई। अरे भाई, मेरा एक बचपन का दोस्त है और मुझे उसकी बात मानना पड़ी। असल में बात यह है कि ये मेरे दोस्त का बेटा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है और वो कई दिन पहले अपने बास के साथ मुझसे इजाज़त लेने आया था और मैंने नरम लहजे में लेकिन सख्त अल्फाज में उन दोनों को मना कर दिया। और अब तो वो खुद तो उन लोगों को फ़ोन कर नहीं सकता, और तुम ऐसा करो कि कासमास 3 फ़ोन करके उस लड़के सारम से बात कर लो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उससे अपनी जान छुड़ा लो। ठीक है, और मुराद अली ने हदायत देते हुए कहा। जी अच्छा डैडी। और सारा मुराद ने दिल के अंदर उठने वाली खुशी की लहर पर काबू पाते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा। मुराद अली खान ने फिर कासमास 3 का फ़ोन नंबर नोट करवाया और फ़ोन बंद कर दिया। सारम दफ्तर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी और उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो सारम साहब, आपका फ़ोन है और सारा मुराद आपसे बात करेंगी। उधर से रूही की आवाज़ आई और सारा का नाम सुनकर सारम को करंट सा लगा और एक लम्हे को तो उस पर सख्ता सा तारी हो गया और उसकी समझ में ना आया कि जो नाम उसने सुना है आया वो सही है या गलत। रूही? कौन बात करेगा? सारम ने तस्दीक चाही। सारम साहब, सारा मुराद साहबा का फ़ोन है, अपनी प्रॉब्लम? रूही ने पूछा। नहीं भाई, फ़ौरन बात कराओ, सारम ने बेकरारी से कहा। अच्छा आप होल्ड करें, रूही ने जवाब दिया। हेलो। और चंद लम्हों बाद रिसीवर में एक ऐसी आवाज़ उभरी कि उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। देखिए, मैं सारा मुराद बात कर रही हूँ और मुझे सारम साहब से बात करना है। मैं बात कर रहा हूँ सारा साहबा, आप कैसी हैं? सारम ने खुश होकर कहा। जी मैं ठीक हूँ। और सारा ने पुरवकार अंदाज में कहा। सारम साहब, आपके लिए खुशखबरी है कि मैं आपके इश्तहार में काम करने के लिए तैयार हूँ और डैडी ने इजाज़त दे दी। डैडी ने इजाज़त दे दी? और सारम ने हैरत से दोहराया, क्या वाकई ऐसा हो गया? जी सारम साहब, ऐसा वाकई हो गया और आप यकीन करें कि आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे। अगर यकीन ना आए तो अपने चुटकी काट कर देख लें। और सारा मुराद शरारत से बोली। अब मैं चुटकी काट कर क्या देखूं? आपकी बात सुनकर तो सूरज सवा नेज़े पर आ गया है और इतनी रोशनी में भला कोई ख्वाब कैसे देख सकता है? सारम बेख्तियार बोला। सूरज सवा नेज़े पर अगर आ गया तो आपके होश उड़ जाएंगे, सारा ने हंसकर कहा। आप समझे मेरे होश ही उड़ गए। अच्छा अब आप जल्दी से होश में आ जाएं और बताएं कि अब क्या करना है, सारा बोली। मैं आपके घर हाजिर होकर सारी तफसील आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ये बताएं कि आपके डैडी राज़ी कैसे हो गए और क्या आपने उन्हें राज़ी किया? सारम ने पूछा। अरे नहीं जनाब, मैंने उनसे कोई बात नहीं की और ये तो बैठे बैठाए लॉटरी खुल गई आपकी, सारा ने हंसकर कहा। और सारम के इसरार पर जब सारा ने असल बात बताई तो वह हैरान रह गया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो आज़म अली अपने मखसूस सोफे पर बैठे टेलीविज़न देख रहे थे और सारम बड़े ड्रामाई अंदाज में उनके कदमों में बैठ गया और उनकी एक टांग खींचकर अपने करीब की और गर्दन झुकाकर बड़ी अकीदत से टांग दबाने लगा। आज़म अली कुछ बोले और ना ही उन्होंने उसे टांग दबाने से मना किया, बस वो बड़ी दिलचस्पी से अपने बेटे को टांग दबाते देखते रहे। 2 मिनट के बाद जब उसने टांग छोड़ी तो उन्होंने दूसरी टांग उसके सामने फैलाते हुए कहा, ये भी। और सारम के दिल में बेख्तियार ये बात आई कि कहे बाबा आप ज़्यादा ना फैलें, लेकिन वो ये ना बात ना कह सका और दिल की दिल में ही रही। सारम ने बड़ी सआदतमंदी से दूसरी टांग पकड़ ली और दबाने लगा और तब उन्होंने अपनी टांग से सुकेड़ी और उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बोले, अब आप इस मेहरबानी की वजह बताएं। सारम ने बेख्तियार अपने बाप के कंधे पर सर रख दिया और बड़ी अकीदत से बोला, आपने तो कमाल कर दिया, खैरियत क्या हुआ? और आज़म अली ने बेनियाजी से पूछा। बाबा, सारा मुराद का फ़ोन आया था और उसने कहा कि वो इश्तहार में काम करने के लिए तैयार है। आप यकीन करें बाबा कि मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी ये जानकर हुई कि मुराद साहब आपके दोस्त हैं और इतने अच्छे दोस्त कि वो अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो गए। और सारम के लहजे में फ़ख्र था। लेकिन बाबा, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई?
बेटा मुझे यकीन ना था कि वो दोस्ती की लाज रख लेगा, आजम अली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और यूं भी उससे मिले एक तवील अरसा हो गया था, और तुम जानते हो कि ये सरमायादार लोग मुश्किल से किसी के दोस्त होते हैं, और ये दोस्ती मोहब्बत खलूस हम जैसे सफ़ेद पोशों की मीरास है। बाबा अगर आपने बता दिया होता कि आपकी उनकी इतनी गहरी दोस्ती है तो मैं फिर मोहसिन नगवी को अपने साथ क्यों ले जाता, आपको साथ ले जाता। और मेरे नज़दीक ये कोई ऐसी अहम बात नहीं। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मैं पैसे से कभी मरऊब नहीं होता, और फिर पैसे वालों को भला मैं क्या गर्दानूंगा। बस फिर हुआ यूं कि जैसे जैसे उसके पास पैसा आता गया और मैं उससे दूर होता गया, और मैं उससे मिलने चला जाता तो वो बड़ी अच्छी तरह देखता, और कभी फ़ोन कर लेता तो वो पूरी दिलचस्पी के साथ मुझसे बात करता। लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि वो खुद से उठ मुझे फ़ोन कर लेता या मुझसे मिलने चला आता। वो दुख से बोले, और उसकी इस बेइतनाई ने मुझे उससे दूर कर दिया। बाबा उसकी वजह मसरूफियत भी तो हो सकती है, और उनका कारोबार इतना फैला हुआ है कि मेरे हाँ में तो उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। सारम उन्हें समझाने की कोशिश की। हाँ शायद ऐसा ही हो बेटा, और मुझे तो यूँ लगता है जैसे वो दौलत, इमारत और शोहरत के किले में बंद हो, और मैं उसके किले से बाहर फसील के नीचे खड़ा हूँ, और हमारे दरमियान एक शीशे की दीवार है जो दूर से बिल्कुल नज़र नहीं आती, लेकिन जब मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ तो वो मुझसे मिलने रोक देती है, और तब मेरी आना लहूलुहान हो जाती है। आज़म ने एक गहरी सांस लिया और फिर मुस्कुराकर बोला, सारम वो दिन बहुत अच्छे थे जब हम फुटपाथ पर किताबों के ऊपर दाल की प्लेट रखकर हाथ में रोटी थामे एक प्लेट में खाना खाया करते थे। और ये इंकिशाफ सारम पर हैरतों के पहाड़ तोड़ने वाला था, और वह सीधा होकर बैठ गया और बोला, नहीं बाबा, हाँ बेटा ये सच है। आज़म ने मुस्कुराकर कहा, बाबा पूरी बात तफसील से बताएं। और ये तो बड़ी हैरतनाक बात है, और मैं नगमी साहब को बताकर हैरान कर दूंगा, सारम पुरजोश अंदाज में बोला। नहीं सारम, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, आज़म अली ने तंबीह अंदाज में कहा। अच्छा बाबा चले नहीं बताऊंगा, पर मुझे उस वक़्त के हालात तो बताएं, सारम ने इसरार किया। बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, और किसी दिन फुर्सत से, आज़म अली ने हतमी अंदाज में कहा। और सारम ने बाप के लहजे से समझ लिया कि वो इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए तैयार नहीं, और उसे अपने वालिद के बारे में अच्छी तरह पता था कि उनके मुँह से कोई बात ज़बरदस्ती उगलवाई नहीं जा सकती। ओके बाबा, और मेरे लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है कि आपकी वजह से हमें एक ज़बरदस्त मॉडल मिल गई। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। बाबा क्या मैं कुछ देर आपके पाँव और दबाऊं? और सारम ने सोफे से खिसक कर कालीन पर बैठते हुए कहा, यार पाँव का चक्कर छोड़ो, तुम्हारे पाँव दबाने से बजाय आराम आने के लिए मेरी टांगों में दर्द हो गया। और आज़म अली हंसते हुए कहा, भाई ऐसा करो कि मॉडल मिलने की खुशी में तुम मुझे कहीं बाहर खाना खिलाओ। ओके बाबा, आप फौरन तैयार हो जाएं, मैं आपको एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में ज़बरदस्त डिनर कराता हूं। पर बाबा, और सारम चुप होकर कुछ सोचने लगा। हाँ क्या हुआ? आज़म अली ने उसे देखा। बात यह है बाबा, वैसे आपस की बात है कि कुछ अच्छा नहीं लगता, और यह कहते हुए कि मेरी तनख्वाह तो अभी नहीं मिली है। और सारम ने खड़े होते हुए कहा, यार तू बड़ी चीज़ है, किसी भी तरह अपने पैरों पर पानी फिरने नहीं देता। आज़म अली बोले, और तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे उधार ले लो। बाबा मैंने अक्सर पान की दुकानों पर लिखा देखा है, उधार मोहब्बत की कैंची है। अच्छा ठीक है, फिर उधार बंद। अब आप किचन में जाएं और खाना गर्म करके ले आएं, आज़म अली ने हुक्म दिया। ओहो बाबा, एक तो आप नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि दुकानों पर गलत लिखा होता है, उधार तो मोहब्बत बढ़ाता है। लाएं बाबा, और मुझे एक अदद 500 का नोट उधार दे दें। और सारम ने खुश आमदाना लहजा अख्तियार किया और देकर भूल जाएं। तो बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारेगा भाई। आज़म अली ने मुस्कुराकर उसके सर पर चपत लगाई। सारम को उम्मीद ना थी कि सारा मुराद इस कदर तावन करेगी, और वह समझ रहा था कि सारा मॉडलिंग के लिए तैयार ज़रूर हो गई है, लेकिन फ़ोटो सेशन और फिल्म मेकिंग के दौरान मुतल्लिका लोगों को नाकों चने चुबवा देगी। और यूं तो सारम की जिम्मेदारी कॉपी या स्क्रिप्ट लिखने तक महदूद थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी लामहदूद थी। फोटो सेशन हो और डिज़ाइनिंग हो और फिल्म डायरेक्शन हो, एडिटिंग हो, और वह हर जगह मौजूद रहता, और ज़रूरत होती तो अपना मशवरा भी देता। सारा मुराद का तो मामला ही कुछ और था, और मोहसिन नगवी सारम से बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे स्टाफ को बता दिया कि सारा मुराद जैसी नायाब मॉडल
صرف سارم کی کوششوں سے ادارے کو نصیب ہوئی ہے اور لہذا ہر شعبے کا انچارج اسے خصوصی اہمیت دینے پر مجبور تھا۔ اور ویسے بھی سارم ایک خوش مزاج اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ لوگ اس کے ساتھ کام کر کے خوش ہوتے تھے اور سارا مراد جیسی ماڈل ڈھونڈنے پر ادارے کا ہر شخص اسے احترام کی نظر سے دیکھنے لگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سارا مراد ہر طرح سے تعاون کر رہی تھی، اگرچہ کہ اس نے رات کو فوٹو سیشن یا شوٹنگ کرنے سے منع کیا تھا، اور سارم کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ دن کے اختتام تک اسے فارغ کر دے، لیکن بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر اسے رات کو 10-11 بجے تک رکنا پڑا تو اس نے کسی قسم کی بد مزاجی یا غصے کا اظہار نہیں کیا، اور وہ چاہتی تو فوٹو سیشن یا شوٹنگ چھوڑ کر جا سکتی تھی اور اس کی کوئی مجبوری تو نہیں، لیکن ایک دن بھی اس نے کسی تلخی کا اظہار نہیں کیا۔ سارم کا خیال تھا کہ وہ اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگی اور اسے ڈیل کرنا مشکل ہوگا، لیکن وہ تو اس قدر سادہ مزاج ثابت ہوئی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مراد علی خان جیسے مغرور شخص کی بیٹی ہے، اور نخرہ، نخوت اور تکبر نام کی کوئی چیز اس کے مزاج میں موجود نہ تھی۔ البتہ ایک بات ضرور تھی کہ وہ ہر ایک سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی اور ریز ضرور کی تھی۔ اس کی اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے کے انداز سے وقار جھلکتا، البتہ اتنا ضرور تھا کہ وہ سارم سے بلا تکلف گفتگو کر لیتی اور چاہتی تھی کہ سارم کام کے دوران اس کے آس پاس ہی رہے، اور سارم خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کی نگاہوں کی گرفت میں رہے۔ اور پھر جلد ہی وہ وقت آ گیا کہ اخبارات اور ٹیلی ویژن پر بھرپور انداز میں اشتہاری مہم شروع ہو گئی، اور اب ہر طرف ہر جگہ سارا مراد کے چرچے تھے۔